नमस्कार सभी को। आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम फिर लेके आए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप वाली क्लास, लेकिन आज जो हमारी यूनिट नंबर रहेगी सेकंड, उस सेकंड यूनिट के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को हम इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो इससे पहले वाली क्लास के अंदर हमने फर्स्ट यूनिट जो थी हमारी, उसके सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हमने उसके अंदर सोल्व करे, एक एक को अच्छे से पढ़ा और आपने भी उनको रिवाइज किया होगा। तो अब हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर सेकंड, जो कि बहुत एक सरल यूनिट है और बहुत ही छोटी यूनिट है। तो इस यूनिट के अंदर कुछ क्वेश्चन हैं जो नॉर्मल तरीके से हैं, उन क्वेश्चन को अपन अच्छी तरीके से पढ़ लें, उसके बाद ही आप इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को करें तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो आज हम इस क्लास के अंदर इसके सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को एक के बाद एक समझेंगे। तो इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं वो है इस तरीके से। पहला ऑब्जेक्टिव जो आएगा हमारा वो रहेगा कि किसी चालक में विद्युत का जो प्रवाह है, किसी चालक में विद्युत का जो प्रवाह है वो किन कारणों से होता है। तो किसी चालक के अंदर जो विद्युत का प्रवाह होता है, हमने पढ़ा था कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। तो हमारा जो इसका कुछ क्वेश्चन पूछा गया, किसी चालक में विद्युत का प्रवाह है तो किसके कारण होता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। वही क्या होता है, विद्युत धारा होती है। अगला क्वेश्चन है कि एम्पियर जो होता है मात्रक किसका होता है। तो एम्पियर मात्रक हमने पहले ही पढ़ रखा है कि विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, और सिंबल होता है इसका ए से इसको रिप्रेजेंट अपन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन आएगा कि कौन सा संबंध सही नहीं है। क्या पूछा गया है कि कौन सा संबंध सही नहीं है। तो इसके अंदर देखते हैं प्रतिरोध, इसके सामने लिखा हुआ है ओम। दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्रतिरोधकता प्रति डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ होगा, यहाँ पे थोड़ी प्रिंट मिस्टेक है। विद्युत धारा के सामने लिखा हुआ है एम्पियर, आवेश के सामने लिखा हुआ है कूलाम। देखो प्रतिरोध का ओम होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, आवेश का कूलाम होता है। तो प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है ना, वो होता है ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर। तो ये एक प्रकार से इसका गलत है, तो सही नहीं पूछा था इसने, तो हमारा ये ऑप्शन इसका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछ रखा है कि किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। देखो नहीं करता है करके ना पूछ रखे क्वेश्चन को, तो देखते हैं कई भी डिपेंड करता है, वो हमें पता होना चाहिए। तो चालक का जो प्रतिरोध होता है तो उसकी लंबाई के ऊपर, ये जो चालक था इसका जो प्रतिरोध होता है तो लंबाई के ऊपर डिपेंड करता है, इसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के ऊपर डिपेंड करता है, और एक और करता है इसके पदार्थ की प्रकृति के ऊपर। कई के ऊपर डिपेंड करता है, पदार्थ की प्रकृति, और एक और ताप के ऊपर डिपेंड करता है। चार बातों के ऊपर डिपेंड करता है प्रतिरोध। तो इसके अंदर देखो लंबाई पर डिपेंड करता है, पदार्थ की प्रकृति डिपेंड करता है, चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है, और लगाए गए विभवांतर पर। तो लगाए गए विभवांतर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का विश्रांति काल, धातुओं के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका विश्रांति काल होता है। तो विश्रांति काल होता क्या है, तो जब कोई धातु होती है तो उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम उसको क्या करते हैं, धातु को गर्म करते हैं। तो जो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी गति क्या होती है, बढ़ती है। क्या होती है, बढ़ती है। उससे पहले देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, तो गति करते हैं वो आपस में क्या होते हैं, आयन आपस में टकराते हैं। तो एक टक्कर यहाँ पे हुई और एक टक्कर यहाँ जाके हुई, तो यहाँ एक टक्कर यहाँ हुई तो एक टक्कर यहाँ जाके, तो इतनी गैपिंग हुई। तो दो क्रमागत टक्करों के जो बीच का जो समय होता है, दो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन आपस में यहाँ टकराए और ये यहाँ पे आके टकराए, यहाँ से इतनी गैपिंग थी, तो इनके बीच की जो गैपिंग में जो समय मिल रहा है उसको विश्रांति काल कहा जाता है। अब हमने क्या कर दिया, ताप बढ़ा दिया। तो ताप बढ़ाने के कारण क्या, यहाँ टकराए और वो यहाँ आके यहीं टकरा गए, तो बीच की गैपिंग क्या हो गई, कम हो गई। तो इतने से समय में वो क्या हो गए, टकरा गए। तो विश्रांति काल क्या हो गया, घट गया। क्या हो जाता है, ताप बढ़ाने से विश्रांति काल का मान क्या होता है, घटता है। तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, ये वाला सही रहेगा। ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, ताप पर निर्भर नहीं करता है, ताप बढ़ाने पर घटता है, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने क्या बताया, बीच की यहाँ टकराए थे, यहाँ टकराए थे। अब वो यहाँ इतनी दूरी पर जाके टकरा, समय लग रहा था, अब वो यहीं टकरा गए, क्योंकि ताप बढ़ा दिया। ताप बढ़ाने से इनकी स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई। अनुगमन वेग के कारण क्या हो गया, उनका गतिशीलता बढ़ गई, तो उसके कारण यहीं टकरा गए वो, तो समय कम हो गया। तो विश्रांति काल का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग का क्रम क्या होता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग का जो क्रम होता है 10⁻⁻⁴ होता है। क्या होता है, 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो हमारा ये ऑप्शन थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक हो रही है, ये वाला ऑप्शन हमारा सही रहेगा, ध्यान में रखना अपने को। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर।
तो अगला क्वेश्चन आ रहा है कि एक तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। तो देखो चालक तार का प्रतिरोध चार बातों पर डिपेंड करता है, प्रतिरोधकता दो बातों पर डिपेंड करती है। एक तो पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ का ही का है, और एक को डिपेंड करता है ताप के ऊपर। तो देखो यहाँ पे पदार्थ, यहाँ लंबाई आ रहा है, पदार्थ आ रहा है, व्यास आ रहा है, द्रव्यमान आ रहा है। तो काय पर डिपेंड करते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन में हमारे पास पदार्थ ही है केवल, तो आप पदार्थ के ऊपर डिपेंड करती है। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोधकता का मात्रक जो होता है ओम मीटर होता है। कैसे आया? तो आर बराबर इसका सूत्र होता है रो एल बटे ए सूत्र होता है। तो रो बराबर निकाले तो ये आर, यही ए इसके साथ में चल जाएगा, एल इसके बटे में चल जाएगा। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। तो क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर वर्ग, और लंबाई का मात्रक होता है मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसल, तो ऊपर क्या बचा? ओम, और इंटू क्या बचा? मीटर। तो इसका मात्रक क्या बन जाएगा? ओम मीटर। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है। तो किसी सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है चार बातों पर डिपेंड करता है। आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? तो किसी सेल के अंदर प्रयुक्त विद्युत अपघट्य उस सेल के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है। कौन? विद्युत अपघट्य जो भरा होता है उसके अंदर लिक्विड, वो क्या करता है? विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है, उस रुकावट को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहा जाता है। स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। वो डिपेंड करता है चार बातों के ऊपर। काय के ऊपर डिपेंड करता है? चार। एक तो डिपेंड करता है प्लेटों के डूबे भाग के क्षेत्रफल, जो उसके अंदर जो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं ना, वो कितने उसको अंदर डुबो रखे, इतने डुबो रखे हैं या इससे कुछ ज्यादा डुबो रखे हैं। तो डूबे भाग के क्षेत्रफल के ऊपर भी इतना डुबो रखा है, यहाँ डुबो रखा है। तो क्षेत्रफल डुबोने मतलब डूबे भाग का क्षेत्रफल बढ़ाने से क्या होता है कि प्रवाहित होने वाले, इधर से स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है, जिसके कारण प्रतिरोध क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो बीच की दूरी पर दोनों इलेक्ट्रोड हैं वो पास पास रखे हुए हैं या दूर दूर रखे हुए हैं, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। विद्युत अपघट्य की सांद्रता के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी सांद्रता कितनी है लिक्विड की। तो उपरोक्त सभी आएगा इसके अंदर ऑप्शन। हमारा आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। सेलों को मिश्रित क्रम में जोड़ना चाहिए। तो सेलों को देखो कब मिश्रित क्रम में जोड़ देना चाहिए? कि जब उसका आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध आपस में क्या हो? बराबर हो। इसी कंडीशन में हमको उसको, तो देखते हैं यहाँ पे बाह्य प्रतिरोध सेलों के आंतरिक प्रतिरोध के नगण्य हो, उच्च विभवांतर की आवश्यकता हो, बाह्य प्रतिरोध सेल के आंतरिक प्रतिरोध के तुल्य हो, और सेल के आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में नगण्य हो। नहीं, ये दोनों आपस में क्या हो? सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध क्या हो? तुल्य हो। ऐसी कंडीशन में सेलों को हमें श्रेणी मिश्रित क्रम में जोड़ना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शून्य विक्षेप की स्थिति में, और डैश लगा उसने ऑप्शन दे रखे हमको कि धारा मापी से होकर कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। धारा मापी में प्राथमिक परिपथ के कारण धारा प्रवाहित होती है, धारा मापी में द्वितीयक परिपथ में धारा बहती है, या कुछ कहा नहीं जा सकता। तो देखो शून्य विक्षेप की स्थिति का इसका मतलब है कि धारा मापी के अंदर से कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। तो हमारा पहला वाला ऑप्शन क्या रहेगा? इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो सेकंड टाइप आ रही है हमारी, रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं, तो हमने भी उनको रिक्त स्थान टाइप ही बना रखा है। तो पहला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा कौन सी राशि है? रिक्त स्थान राशि है। तो विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है। हालांकि इसके अंदर ये जो दिशा भी होती है, परिमाण भी होता है। जब दोनों होते तो सदिश कहलाती, हमने 11वीं में पढ़ा था। लेकिन वो भी तो पढ़ा था हमने कि सदिश बीजगणित के नियमों का पालन करनी चाहिए कोई सी भी राशि हो, तब जाके इन तीनों नियम फॉलो करेगी, तब जाके वो सदिश कहलाती हैं। तो परिमाण दिशा होती है, लेकिन ये सदिश बीजगणित के नियमों का पालन नहीं करती हैं। इस कारण से विद्युत धारा क्या होती है? अदिश राशि होती है। अगला क्वेश्चन है कि धात्विक चालकों में रिक्त स्थान विद्युत धारा के वाहक होते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण धारा प्रवाहित होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन आंसर हो जाएगा। अनुगमन वेग का मान जो होता है 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड होता है, अभी हमने पढ़ा था। प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है वो होता है ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों का प्रतिरोध, देखो अर्धचालक जो होते हैं ना, वो तो उनका प्रतिरोध तो पहले ज्यादा होता है। अगर ताप बढ़ाते हैं उनका प्रतिरोध क्या होता है? घट जाता है, वो चालक बनने लग जाते हैं। तो प्रतिरोध क्या होता है? कम हो जाता है या घट जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारा कि किरचॉफ का प्रथम नियम और द्वितीय नियम संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है। तो बहुत आईएमपी ऑब्जेक्टिव है, बहुत बार पूछा जाता है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम जो होता है आवेश संरक्षण पर डिपेंड करता है, आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। और द्वितीय नियम जो होता है ऊर्जा संरक्षण, कहीं पे डिपेंड करता है? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है।
व्हीट स्टोन सेतु, अगला क्वेश्चन क्या है, व्हीट स्टोन सेतु की सुग्राह्यता सर्वाधिक उस समय होती है जबकि चारों प्रतिरोधों के रिक्त स्थान समान होते हैं। तो चारों प्रतिरोध सुग्राह्यता कब अधिकतम होती है व्हीट स्टोन सेतु की, कि जब चारों जो प्रतिरोध उनके क्रम क्या हो, समान हो, क्या हो, उनके क्रम समान हो, तब जाके ना उनका सुग्राह्यता क्या होती है, उसकी ज्यादा होती है। जिन प्रतिरोधों, अगला क्वेश्चन क्या है, जिन प्रतिरोधों में ओम के नियम का पालन नहीं होता है, तो जिन प्रतिरोधों में ओम के नियम का पालन नहीं होता है ऐसे प्रतिरोधों को अनओमी प्रतिरोध कहा जाता है, और जिन प्रतिरोधों में ओम के नियम का पालन होता है ऐसे प्रतिरोधों को ओमी प्रतिरोध कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि रिक्त स्थान का प्रतिरोधकता ताप गुणांक धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकता है। तो थर्मिस्टर एक ऐसी युक्ति होती है जिसका प्रतिरोधकता ताप गुणांक क्या होता है, ताप परिवर्तन के साथ तेजी से बदलता है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है इसका। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछ रहा है, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता की व्युत्क्रम को विशिष्ट क्या बोलते हैं इसको, किसी पदार्थ की विशिष्ट या विशिष्ट चालकता ही बोलते हैं इसको, ध्यान में रखना है, विशिष्ट प्रतिरोध, सॉरी विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता भी कहा जाता है इसको, के व्युत्क्रम को उसकी रिक्त स्थान कहते हैं। तो क्या कहते हैं, विद्युत चालकता या विशिष्ट चालकता कहा जाता है। क्योंकि देखो प्रतिरोधकता शब्द की जगह विशिष्ट प्रतिरोध भी पूछ ले, तो ये भी लिखा होता है नॉर्मल, अपने पहले पढ़ रखा होगा तुमने, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता एक ही बात है, इसकी व्युत्क्रम को विद्युत चालकता या विशिष्ट चालकता कहा जाता है। यदि 2 ओम परिमाण वाले दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ दें तो परिणामी प्रतिरोध क्या होगा। तो देखो समांतर क्रम का सूत्र होता है इसका 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, ये प्रतिरोधों का समांतर, वो जो संधायत्र का था ना क्रम उसका उल्टा होता है, वहां श्रेणी में इस तरीके से जुड़ता है बटे में व्युत्क्रम, और यहाँ पे प्रतिरोधों को इस तरीके से इसका समांतर क्रम 1/2, 2 ओम, दोनों का ओम कितना है, 2 ओम है, दोनों प्रतिरोधों का मान दे रखा है 2 ओम दे रखा है। तो यहाँ पे 2 लघुत्तम आए, 1/R तो ऐसा ऐसे चल रहा है, 2 लघुत्तम आया तो आधार समान है, ऐसा ऐसे लिख देते हैं। तो 1/R बराबर 2/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 1/R बराबर 1, तो R बराबर कितना आ गया 1 ओम। कितना आएगा, ये 2 ओम वाले प्रतिरोधों को हमने दोनों को समांतर क्रम में जोड़ा तो हमारा परिणामी प्रतिरोध कितना आया, 1 ओम आया, मतलब कम हो जाता है। इसीलिए घरों के अंदर जो लाइट होती है समांतर क्रम में जोड़ी जाती है, ये वाला ऑब्जेक्टिव पूछ ले कि घरों के अंदर लाइट कौन से क्रम में जोड़े जाते हैं, जो तो वो कौन से क्रम में जोड़े जाते हैं, समांतर क्रम में जोड़ी जाती है, इसी कारण से, क्योंकि समांतर क्रम में प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, ऋणात्मक होता है, क्योंकि ताप बढ़ने से प्रतिरोध क्या होता है, उनका घटता है। और यही बात धातुओं के बोले, क्योंकि धातुओं का प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, तो धनात्मक होता है, क्योंकि ताप बढ़ने से धातुओं का प्रतिरोध और बढ़ता है। अभी हमने पहले पढ़ लिया था प्रतिरोधकता की निर्भरता में। प्रतिरोधकता का विमीय सूत्र, देखो विमीय सूत्र बनाते हैं इसका। तो प्रतिरोधकता का विमीय सूत्र बनाने के लिए हम यहाँ पे नई स्लाइड लेके देख लेते हैं। R बराबर था रो एल बटे ए, तो रो बराबर क्या हो जाएगा, आर ए बटे एल, इसको इधर भेज दिया, इसको अब यहाँ बनाएंगे आर। अब आर का भी तो नहीं याद है, तो आर का जो होता है V बराबर आई आर, तो आर बराबर क्या हो जाएगा V बटे आई। अब V का याद है कि नहीं है तुम्हें, तो V का भी नहीं याद है, पहले V का सूत्र क्या होता है, तो V बराबर जो होता है विभव बराबर होता है कार्य बटे आवेश, क्या होता है, कार्य बटे आवेश। अब कार्य का याद है कि नहीं है, मैंने कल बताया था कार्य का तो याद रख लेना आपने, क्या होता है कार्य का, तो एम क्या होता है, एम L2T-2, और आवेश का क्या होता है टी, ये देखो घुमा घुमा के लिया है ना कार्य और बटे में आवेश आ गया। तो कल बताया था मैं तीन विमीय सूत्र याद रख लो तुम, ये एम ऐसे ही L2, ये T ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, और ये A -1, ये आ गया विभव का। अब विभव का आ गया, देखो प्रतिरोध का विभव का क्या आया, ML2T-3 A-1, और बटे में धारा का A, तो ये वाला भी उठ के ऊपर जाएगा A, तो ML2T-3 और A-2 हो जाएगा। ये प्रतिरोध आ गया। तो अब बना लेते हैं विशिष्ट प्रतिरोध का। प्रतिरोध का क्या है, ML2T-3 A-2 प्रतिरोध का रखा, क्षेत्रफल का होता है L वर्ग बटे लंबाई का होता है L, ये L से L कैंसिल हो गया, तो रो इसका विभव बनेगा AM ऐसे ही, L और बचे यहाँ पे, इसका गुणा इसमें करेंगे L की घात 3 T-3 A-2, ये इस प्रकार से इसका विभव बन जाएगा। देखो हर एक का V, पहले V का निकाल लिया, V बराबर आई, अब R का निकाल V बटे आई करा। अब V का नहीं याद है तो V का सूत्र याद होना चाहिए, कार्य बटे आई। कार्य का भी नहीं याद हो तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणित विस्थापन, ठीक है, उससे निकाल लेंगे।
और वो निकाल के यहाँ रख देंगे, फिर विभव बन जाए, विभव को यहाँ रखा, प्रतिरोध का आ गया, प्रतिरोध का यहाँ रख दिया, विशिष्ट प्रतिरोध का आ गया। इस तरीके से हम इनको निकाल सकते हैं। और देखते हैं सेल के खुले परिपथ में उसके इलेक्ट्रोडों के बीच अधिकतम विभवांतर को क्या कहा जाता है। तो हमको अच्छी तरीके से याद होगा विद्युत वाहक बल की परिभाषा है कि जब सेल खुले परिपथ में होता है तो उसके दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच अधिकतम विभवांतर को उसका विद्युत वाहक बल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि जिस दिशा में धनावेश प्रवाहित होते हैं वही विद्युत धारा की दिशा होती है। तो ये बात सत्य सत्य आ गया। कौन से क्वेश्चन चल गया वो सत्य सत्य वाले। तो अगर धनावेश की दिशा में ही धारा प्रवाहित होती है तो इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा बोलते हैं इसको। धारा किधर जाती है, इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती है, या फिर धनावेश की दिशा में बोल सकते हो। तो यहाँ कंफ्यूज करने के लिए उल्टा पूछ रखा है, सत्य है, धनावेश की दिशा में ही प्रवाहित होती है। किसी चालक की प्रतिरोधकता उसकी लंबाई और अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। तो किसी चालक की प्रतिरोधकता भी बताया था अपन ने पदार्थ की प्रकृति और ताप पर डिपेंड करती है, न कि लंबाई और। तो ये असत्य रहेगा। ताप बढ़ाने पर धात्विक चालकों का प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो एकदम राइट बात है, अर्धचालकों का घटता है। धात्विक चालकों के लिए अल्फा धनात्मक एवं अर्धचालकों के लिए अल्फा ऋणात्मक। अल्फा मतलब क्या होता है, इसका प्रतिरोधकता ताप गुणांक। तो धात्विक चालकों के लिए जो अल्फा मतलब प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है। क्यों? क्योंकि ताप बढ़ाने से प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है धातुओं का। वो अर्धचालकों के लिए ताप बढ़ाने से प्रतिरोध क्या होता है, घटता है, इसलिए अल्फा क्या होता है, उसके लिए ऋणात्मक होता है। तो ये भी एक तरीके से सत्य है। अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारा कि व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की स्थिति क्या होता है। व्हीटस्टोन सेतु जब संतुलन की स्थिति में होता है तो सेल की और धारामापी की स्थितियों को परस्पर बदल देने पर संतुलन बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो जब सेल संतुलन में आ जाता है, व्हीटस्टोन संतुलन में है, उस स्थिति में क्या कर रहा है उसने कि सेल की और धारामापी की स्थितियां बदलने बोल रहा हो। तो इससे जो संतुलन बिंदु प्राप्त होता है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, प्रभावित हो जाता है। तो ये असत्य है, नहीं होता है। ओमे प्रतिरोध के लिए एक जो वक्र प्राप्त होता है वो सरल रेखा होता है। तो इस प्रकार से सरल रेखा ही बनती है, वी और आर के आई के बीच अपन ग्राफ बनाते हैं। अगला ये मानव शरीर का जो प्रतिरोध होता है 10 किलो ओम के क्रम का होता है। तो सत्य बात है, ध्यान में रखना है, मानव शरीर का जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है, 10 किलो ओम के क्रम का होता है। प्रामाणिक प्रतिरोध बनाने के लिए कांस्टेंटन या मैग्नीन के तार उपयोग किया जाता है क्योंकि इनकी प्रतिरोधकता अधिक एवं प्रतिरोधकता ताप गुणांक क्या होता है, कम होता है। तो एकदम सत्य बात है। क्वेश्चन देखते हैं। तो अपना पेन कॉपी के अंदर चलाते रहें, सीखते रहें ऑब्जेक्टिव को एक के बाद एक, किस तरीके से आंसर आ रहा है एक बार समझ ले उसको, प्रश्नोत्तरों को देखते रहें और फिर इनको क्या करें, ऑब्जेक्टिव को अच्छे से लगाएं। तो बहुत ही अच्छी तरीके से हमें ऑब्जेक्टिव याद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आ रहा हमारा सत्य सत्य का कि चालक तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता उसकी लंबाई त्रिज्या पर निर्भर करती है। ये अलग टाइप से पूछ लेते हो, लंबाई त्रिज्या नाम दे दिया, लेकिन वो काय पे डिपेंड करता है, पदार्थ की प्रकृति और ताप। तो ये असत्य। उच्च वोल्टता प्राप्त करने के लिए सेलों को कौन से क्रम में जोड़ना चाहिए, सॉरी समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। तो ये असत्य है। सेलों को कौन से क्रम में जोड़ेंगे अपन, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, तभी जाके ना हमें बाह्य प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। जब आंतरिक प्रतिरोध कम होगा तब हमें जो होगी वोल्टता अधिक प्राप्त होगी। अगर हमने क्या कर दिया, सेलों को समांतर क्रम में जोड़ दिया, तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो प्रतिरोध भी समांतर, तो अंदर वाला प्रतिरोध क्या हो गया, बढ़ गया। तो जब आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो धारा बाहर ही नहीं आएगी। तो आंतरिक प्रतिरोध अंदर का कम होना चाहिए और बाह्य प्रतिरोध क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, तब जाके हमें वोल्टता सही प्राप्त होगी, ज्यादा प्राप्त होगी। समरूप सेलों को समांतर क्रम में जोड़ने पर कुल आंतरिक प्रतिरोध n गुना हो जाता है। तो ये असत्य है, क्योंकि सेलों को समांतर में नहीं श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तब जाके और हमें ज्यादा धारा प्राप्त होगी, तो प्रतिरोध n गुना हो जाता है। ये असत्य बात है, इसमें नहीं होता। अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ओम का नियम सही जोड़ी आ गई। देखो अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, सही जोड़ी टाइप आ गया है कि ओम का नियम काय पे डिपेंड करता है। देखो विभवांतर और धारा के बीच में संबंध बताता है, V बराबर आई आर। क्या बताता है, V बराबर आई आर बताता है। किरचॉफ का द्वितीय नियम काय के ऊपर डिपेंड करता है, तो ऊर्जा संरक्षण नियम पर। पहला नियम काय पर डिपेंड करता है कि आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत प्रतिरोध का मापन करता है। व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत का उपयोग काय के लिए किया जाता है, प्रतिरोध के
मापन के लिए किया जाता है। केमर्लिन ओन्स ने अतिचालक पदार्थों की खोज की थी। तो ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि अतिचालक पदार्थ की खोज किसने की थी, तो केमर्लिन ओन्स ने करी थी। साइमन किसका मात्रक होता है, तो विद्युत चालकता का मात्रक होता है। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। अगला है सही जोड़ी का, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। प्रतिरोधकता क्या होता है, ओम मीटर। और प्रतिरोधकता ताप गुणांक का जो मात्रक होता है प्रति केल्विन होता है, या केल्विन इनवर्स भी लिखा हुआ आ सकता है। विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। देखो विद्युत वाहक बल विभवांतरी होता है, अधिकतम विभवांतर को ही विद्युत वाहक बल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारा कि ओम के नियम का सूत्र क्या होता है, V बराबर IR होता है। तो V बटे I बराबर इसको RS अभी करके लिख सकते हैं। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत का सूत्र क्या होता है, P बटे Q बराबर R बटे S। दो संलग्न प्रतिरोधों का अनुपात अन्य शेष दो संलग्न प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। यही व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत होता है। प्रतिरोधकता ताप गुणांक का सूत्र क्या होता है, अल्फा बराबर R माइनस R0 बटे में R0 इंटू T। ये सूत्र अपने को याद रखने हैं इनके। अगले क्वेश्चन आ रहे हैं 1 नंबर वाले, 1 वर्ड वाले क्वेश्चन आ रहे हैं कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का मात्रक हमने पहले ही पढ़ लिया है कि विद्युत धारा का मात्रक वैज्ञानिक एम्पियर के नाम पर एम्पियर होता है। सिंबल का इसे बताया, कोई सा भी वैज्ञानिक के नाम पर अगर मात्रक आ रहा है तो उसको कैपिटल वर्ड से लिखना है, अगर कहीं पूछ ले तो कैपिटल ए से बताते हैं। एक कूलाम और एक एम्पियर के बीच संबंध होता है, तो एक एम्पियर होता है। विद्युत धारा कौन सी राशि है, तो अभी पढ़ लिया था हमने कि ये अदिश राशि होती है। धात्विक चालकों में विद्युत धारा के वाहक कौन होते हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही विद्युत धारा प्रवाहित होती हैं। अगला क्वेश्चन आया कि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, धातुओं के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो संख्या क्या होती है, तो 10 की घात 29 प्रति घन मीटर। 10 की घात 29 इलेक्ट्रॉन प्रति घन मीटर के अंदर क्या होते हैं, पाए जाते हैं किसी क्रिया के अंदर, धातुओं के अंदर। और किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग की जो कोटि होती है वो क्या होती है, अभी पढ़ लिया था पहले, 10 की घात -4 मीटर पर सेकंड। किसी चालक में आवेश वाहक के अनुगमन वेग का संबंध उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के साथ क्या होती, लिखिए। तो सूत्र होता है इसका I बराबर हमने पढ़ा था NAVDE, ये होता है अनुगमन वेग और धारा के बीच में संबंध का। इलेक्ट्रॉन और होल में से किसकी गतिशीलता अधिक होती है, तो इलेक्ट्रॉन ही स्पीड से प्रवाहित होते हैं। इलेक्ट्रॉन होल में के अंदर किसकी गतिशीलता ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता ज्यादा होती है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि 3 पदार्थों के नाम बताइए जिनके प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर घटते हैं। तो देखो ताप बढ़ाने से प्रतिरोध तो अर्धचालकों के घटते हैं, किसके घटते हैं, धातुओं के तो बढ़ते हैं, लेकिन अर्धचालकों के प्रतिरोध क्या होते हैं, ताप बढ़ाने से क्या होते हैं, घटते हैं। तो कौन कौन से, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और भी बहुत सारे अर्धचालक, उनका नाम अपन लिख सकते हैं। मानव शरीर का प्रतिरोध किस क्रम का होता है, अभी पढ़ा 10 किलो ओम का। उस द्रव का नाम बताइए जो विद्युत का अच्छा चालक है किंतु विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसका अपघटन नहीं होता है। तो लिक्विड अवस्था में जो पाया जाता है वो पारा होता है। तो उस पारे का विद्युत अपघटन नहीं होता है, लेकिन वो विद्युत का क्या होता है, चालक होता है, पारा। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक होता है, तो अभी पढ़ा था हमने ओम मीटर होता है। क्या होता है, सिंबल के रूप में भी लिखा हो सकता है ये ओम मीटर। अगला क्वेश्चन आ रहा हमारा कि रो प्रतिरोध वाले तार को खींचकर, क्या बोला है, रो प्रतिरोध वाले तार को खींचकर, मतलब विशिष्ट प्रतिरोध, उसकी लंबाई को 2 गुना कर दे तो उसकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रतिरोध की पूछता तो प्रभाव पड़ता, लेकिन बात किसकी बोली, उसने प्रतिरोधकता की। और उसको खींच के ना, उसने बोला कि तार था इसको खींच के लंबा कर दिया, तो खींच के लंबा कर दिया तो उसके तो लंबाई के ऊपर कहाँ डिपेंड करता है प्रतिरोधकता, वो तो डिपेंड करती है पदार्थ के ऊपर और ताप पर। तो हमने तो वो ना ताप बढ़ाया ना उसका पदार्थ चेंज किया, हमने उसको खींच के लंबा करा, तो प्रतिरोधकता के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और हम क्या करते हैं, यहाँ पे गलती कर देते हैं, क्योंकि प्रतिरोध के समझ जाएंगे अपन, तो ध्यान से पढ़ना, क्योंकि प्रतिरोध भी आ सकता है लिखा हुआ। रो प्रतिरोधकता वाले तार की लंबाई 3 गुनी कर दिया, वापस से वही क्वेश्चन, लंबाई को क्या बोला आपकी बार 2 गुनी जाए 3 गुनी करने को बोल दिया उसने। अगर 3 गुनी कर देंगे तो क्या प्रभाव, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो पदार्थ की प्रकृति वो ताप के ऊपर डिपेंड करता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रतिरोधकता किन किन कारकों पर डिपेंड करती है, तो ये देखो
प्रकृति जो एक तो पदार्थ की प्रकृति डिपेंड कर रही है ना, एक ताप पर डिपेंड कर रहे हैं, उससे ऊपर जो ऑब्जेक्टिव बना रखी है वो इस तरीके से बना रखी है कि लंबाई को 2 गुना कर दें, 3 गुना, 100 गुना कर दो, क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा प्रतिरोधकता के ऊपर। अगला क्वेश्चन है कि ताप बढ़ाने पर किसी विद्युत अपघटन की विद्युत चालकता किस प्रकार प्रभावित होती है? देखो, ताप बढ़ाने से क्या होता है कि विद्युत अपघटन की सांद्रता कम हो जाती है, मतलब लिक्विड पतला हो जाता है, तो चालकता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन जो है वो आ रहा है कि धातुओं और मिश्र धातुओं में से किसका प्रतिरोध ताप गुणांक अधिक होता है? तो धातुओं का होता है, मिश्र धातुओं को नहीं। धातुओं का ताप प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है? अधिक होता है, क्योंकि धातुओं का ताप बढ़ने से प्रतिरोध बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। किसी सेल का विद्युत वाहक बल उसकी टर्मिनल वोल्टता से अधिक होता है, क्यों? तो देखो, विद्युत वाहक बल किसको बोलते हैं कि अधिकतम विभवांतर को विद्युत वाहक बल बोला जाता है। तो क्या लिख रखा है कि जब सेल बंद परिपथ, मतलब सेल से धारा प्रवाहित हो रही है, बंद परिपथ से मतलब सेल से क्या हो रहा है? लगातार धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसके आंतरिक प्रतिरोध के सिरों पर विभव का क्या होता है? पतन होता है। जो अंदर के सिरे होते हैं वहां पे विभव का क्या होता है? लगातार पतन होते जाता है। तो जब सेल खुले परिपथ में होता है तो अधिकतम विभवांतर को विद्युत वाहक बल बोला जाता है, और जब वो बंद परिपथ है और वहां पे विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, तो वहां विभव का क्या होता जाता है? पतन होते जाता है। इसलिए विद्युत वाहक बल का मान टर्मिनल वोल्टेज से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत वाहक बल आंतरिक प्रतिरोध और स्मॉल आर वाले सेल से आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो टर्मिनल वोल्टता V का E, I और R में संबंध बताइए है। तो V बराबर एप्सिलॉन माइनस IR, ये इन तीनों के अंदर संबंध होता है। विभवांतर का, विद्युत वाहक बल, सेल के आंतरिक प्रतिरोध और विद्युत धारा के बीच का संबंध का सूत्र पूछ ले, V बराबर एप्सिलॉन माइनस IR। अगला क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट। तो वह प्रतिबंध बताइए जबकि द्वितीयक सेल या बैटरी की टर्मिनल वोल्टता उसके विद्युत वाहक बल के बराबर होती है। कौन सी कंडीशन में किसी सेल की टर्मिनल वोल्टता उसके विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाएगी? मतलब वोल्टता और विद्युत वाहक बल दोनों आपस में बराबर हो जाए, ऐसा कब होगा? तो अभी हमने सूत्र लिखा था V बराबर एप्सिलॉन माइनस IR। तो जब धारा का मान क्या हो जाए? शून्य हो जाए। तो यहाँ अगर शून्य रख देंगे तो V किसके बराबर हो जाएगा? एप्सिलॉन के बराबर हो जाएगा। मतलब धारा क्या हो जाए? प्रवाहित होना बंद कर दें, सेल को खुले परिपथ में ले आए, तब जाके विद्युत वाहक बल उसके टर्मिनल वोल्टता के बराबर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, किरचॉफ के प्रथम नियम एवं द्वितीय नियम किन किन भौतिक राशियों के संरक्षण नियम पर आधारित होते हैं? तो पहला नियम जो पढ़ा था वो आवेश संरक्षण के नियम के ऊपर आधारित होता है, और द्वितीय नियम जो होता है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम के ऊपर आधारित होता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस यूनिट नंबर 2 का, वो है कि व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की स्थिति में सेल और धारामापी की स्थिति को परस्पर बदल देने पर संतुलन बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अभी हमने पढ़ लिया था कि कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आज की हमारी इस क्लास के अंदर बस इतने ही ऑब्जेक्टिव थे जो हमने एक के बाद एक करके ने पढ़ लिए हैं। सारी स्लाइडें हमने पूरी कर ली हैं। तो आप भी एक बार और रिवाइज कर लें, इसको नहीं समझ में आए एक बार तो एक बार और धीरे धीरे करके वीडियो को चालू कर लें, और उसके बाद में अपनी कॉपी पेन के अंदर इनको नोट डाउन करते रहें, लिखते रहें, सोल्व करते रहें, ताकि ऑब्जेक्टिव हमें कंठस्थ याद हो जाए। इस प्रकार से अपन और भी क्लासें लेके आएंगे और सारी पूरी फिजिक्स की ऑब्जेक्टिव को हम तैयार करेंगे, और पूरी पीपीटी को तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि आप पीडीएफ डाउनलोड करके ऑब्जेक्टिव को आंसर लगा सकें। तो आज की क्लास में वो इतना ही था। हम अगली क्लास में और भी अच्छी तरीके से कंटेंट तैयार करके लाएंगे। तो हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहे साथ साथ, ताकि हम और भी अच्छी वीडियो आपके लिए बना सकें। आज की इस क्लास के अंदर बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।